बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। कल आपने जहांगीर तरीन साहब की पेशी के बाद की सूरत हाल देखी, जिस पर प्रोग्राम्स भी हुए, हमने भी गुफ्तगू की तफसील से कि उन पर इल्ज़ामात की नौयत क्या है। कल बैंकिंग कोर्ट में पेशी के बाद जब वो शिकवा कर रहे थे वो भी नशर हुआ, और वो शिकवा ज़हरी बात है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से कर रहे थे, जो उनके बड़े दरीना दोस्त रहे और कहा जाता है अभी भी शायद हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, कल जो जहांगीर तरीन साहब ने शिकवा किया, क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वो सुना भी? अगर सुना है तो उनके तासुरात या रद्द-ए-अमल है क्या? और फिर दूसरा हम सवाल ये है कि जब जहांगीर तरीन साहब पेश हुए बैंकिंग कोर्ट में तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ MNAs और MPAs भी थे। 8 से 12 उनकी तादाद बताई जाती है। वो क्या ज़ाती हैसियत में पेश हुए? उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी का नफाज होगा तो कैसे होगा? उस पर पॉलिसी लाइन क्या है तहरीक इंसाफ की? ये दो सवालात हैं सर कल के इशू से जुड़े। और अहम सवाल तो वही था कि जहांगीर तरीन साहब ने जो शिकवा किया, क्या वो शिकवा खान साहब ने सुना होगा तो तासुरात क्या होंगे? इस मौजू से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और फिर डस्का का ज़िमनी इंतखाब एक बार फिर दिलचस्प होता जा रहा है। 2 दिन बाद ये इंतखाब है, वहाँ पर पब्लिक पल्स पे है। हबीब अकरम साहब हमें रिपोर्ट करेंगे। शामी साहब, जहांगीर तरीन साहब के ऊपर कल भी आपने बात की, इल्ज़ामात की नौयत भी डिस्कस की, शिकवा भी उनका सुना। खान साहब ने सुना होगा वो शिकवा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्यों नहीं सुना होगा? अगर वैसे तो एक तजाहल आरिफाना भी होता है ना, तो बाद औक़ात हमारे सियासी लीडर कहते हैं कि अच्छा मैंने तो ख़बर पढ़ी नहीं, मैंने तो बात सुनी नहीं। हो सकता है ऐसी बात हो, लेकिन मेरा ख्याल ऐसी होगी नहीं। और हमारे जो ये गिल साहब हैं, शहबाज गिल साहब, उन्होंने बता दिया होगा कि जहांगीर तरीन साहब ये कह रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब ये कह रहे हैं, बल्कि उनकी कोई क्लिप दिखा दिए होंगे, सुना दिए होंगे। तो ऐसी बेखबर नहीं है। जो खान साहब जो है, जो गुफ्तगू करते हैं, लोगों से मिलते हैं और फिर रिमार्क्स देते हैं, उससे मालूम होता है कि वो अच्छी तरह इतनी दरीना ताल्लुक़ रहा हो और फिर ये नहज यहाँ तक आन पहुँचे, तो अंदर से जो दिल का गोशा उसमें तकलीफ तो होती है, तो होता है ना। लेकिन देखिए, असल में अब ये सियासत में बहुत कुछ ऐसा हुआ है। जमात इस्लामी में मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी और मौलाना अमीन हसन इसराई की रफ़ाकत थी। अब अगरचे वो एक बड़े दो पाकीज़ा शख्सियात हैं, वो जो इस सियासत के मामलात से मैं उनको आलूदा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे वाक़यात कुर्बत का ताल्लुक़ था इंतहाई, और फिर इख्तलाफ पैदा हुआ और शदीद इख्तलाफ पैदा हुआ, रास्ते अलग हो गए। उसके बाद भी ऐसे लोग हैं जो जमात इस्लामी से अलग हुए, और ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम लीग से अलग हुए। ठीक है, यानी हमारे जितने भी लोग बाद में जमातें बनी, एक ज़माने में सारे लोग मुस्लिम लीग में शामिल थे ना। हुसैन शहीद सरवर्दी, पीर साहब मांकी शरीफ, पीर साहब ज़कोड़ी शरीफ, ये सारे लोग जो थे, मौलाना बादशानी, मौलवी फजलुल हक, ये सारे मुस्लिम लीग के साथ थे। और फिर इन्होंने अपनी अपनी जमातें बनाई। एक जिना अवामी मुस्लिम लीग बनी, जी। फिर अवामी मुस्लिम लीग बनी, फिर अवामी लीग रह गई। इसी तरह से जुल्फ़िकार भुट्टो साहब हैं, उनके जानशीन समझे जाते थे। गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब, वो भी जिस तरह सोना मुंडा उनके कहते थे अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा को। तो फिर मुस्तफ़ा खर जो है, उन्होंने बगावत की। हनीफ रामे जो थे, उनके तर्जमान थे, उन्होंने बगावत की। गवर्नर रहे, वजीर आला रहे, फिर बागी हुए। लंबी कहानी है, मैं जरा कहानी है आज के जो, तो इसलिए अब मुस्लिम लीग में भी ऐसा हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग में तो खैर होता ही रहा है, अभी आप देखो होता ही रहा है, नई जमातें बनती रही हैं, नई जमातें अच्छा सर, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, खुद नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो जुनेजो साहब से उनका इख्तलाफ हुआ, जमातें अलग हुई। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात जी, वो भी सामने की बात, वो एक उनकी जमात अलग बनी, इख्तलाफ पैदा हुआ। तो इख्तलाफ जो है वो तो पैदा होता रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो मामला है ना जहांगीर तरीन, ये तो एक कुछ इंतज़ामी इक़दामात किए जा रहे हैं, मुकदमे कायम हो रहे, मुकदमे भी कायम हुए हैं, 2 मुकदमे नहीं, सियासी हरीफों के खिलाफ, बागियों के खिलाफ माजी में मुकदमात भी कायम हुए हैं। लेकिन उनका ये कहना यह है कि ये मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई, ये बात आपकी ठीक है। मैं नाज़रीन आपको इत्तला दूं, अभी हमें डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे बात इमरान खान साहब जो है, उनका दिफा तो होगा, ये मेरिट है, वो कह तो जैसे ना, उनका तो भाई बात यह है कि जिसके खिलाफ कानून जो है हरकत में आएगा
वो हरकत में बरकत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, तो खान साहब कुछ नहीं बोलेंगे। खुशामदीद कहते हैं, मौजू जहांगीर तरीन साहब का ही है, जो कल उन्होंने और राजा रियाज साहब ने जिन नुक्तों की तरफ निशानदेही की, जवाब आप ही दे सकते हैं। लेकिन ज़रा आप देखिए कि कल जहांगीर तरीन साहब, राजा रियाज साहब ने कहा क्या, फिर आज राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, ज़रा ये बयान सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर आपके पास आते हैं। कल जहांगीर तरीन साहब जब यहाँ पे मौजूद थे तो उनके साथ जो MNA और MPs की तादाद थी, तो आप ये समझें कि पंजाब हुकूमत उनकी दाईं जेब में और वफाकी हुकूमत उनकी बाईं जेब में मौजूद थी। पहले तो ये हुकूमत बनाने के लिए उन्हें जहाज़ जो है वो पूरे मुल्क में घुमाना पड़ा था। अब मेरा ख्याल है कि वो उन्हें जहाज़ भी घुमाने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ अभी तक जहांगीर तरीन साहब का इस सिलसिले में कोई राब्ता नहीं हुआ। जब कभी राब्ता होगा तो इस बारे में पार्टी जो है वो एक सियासी फैसला जो है। अभी जो खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है, वो अतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो अतमाद का वोट ना ले सकते। जिस तरह आप जानते हैं कि पहले पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने बनाई, उसके बाद वफाक की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब की मेहनत। तो ये इसका बैकग्राउंड था और आज राना सनाउल्लाह साहब ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया। डॉक्टर साहब, खुशामदीद नुक्ता नज़र में सबसे पहले तो ये फरमाएं, कल जो जहांगीर तरीन साहब ने शिकवा किया या राजा रियाज साहब ने शिकवा किया, सासरी नासिर का उन्होंने जिक्र भी किया, वज़ीर-ए-आज़म को मुखातिब भी किया, वफादारी का सबूत और क्या चाहिए ये तक कह दिया, तो क्या वो सब खान साहब ने सुना? आपने क्लिप श्लिप उन्हें फॉरवर्ड किया, दिखाया मोबाइल पे, या खान साहब लाइलम रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जामी साहब। जामी साहब, देखिए जो आपका सवाल है वो बड़ा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जो पहले शामी साहब भी उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, हमारे सामने दो इस टाइम पहलू हमें देखने हैं। पहला पहलू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब वोट लेके आई और जो मंशूर अवाम के सामने और जो जिदोजहद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 24-25 साल रखी, वो ये थी कि दो कानून नहीं, सबके लिए एक कानून होगा। आपको याद है कि एक शदीद किस्म की सियासी विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश की गई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, जब वो एक इंटरनेशनल फेम के और पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर थे, और उन्होंने जो क्रिकेट से पैसा कमाया वो बैंकिंग चैनल्स के साथ अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से पाकिस्तान लाए। सब कानून का डंडा सबके लिए बराबर है। तो आपने देखा होगा कि उनके ऊपर ऐसे मुकदमात बनाए गए कि उनको किस तरीके से विक्टिमाइज कर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल भी सियासी विक्टिमाइजेशन का नारा लगा के उसके पीछे छुपने की कोशिश नहीं की, बल्कि 35 साल पुराना रिकॉर्ड फराहम किया और ये नारा नहीं लगाया कि मेरे खिलाफ सियासी विक्टिमाइजेशन मुझे की जा रही है, मेरे सियासी बदला लिया जा रहा है, बल्कि अपना एक एक पैसे का हिसाब दिया और सुरखरू हुए और सादिक और अमीन कहलाए। उसके बाद सब्तैन अली खान आपके सामने हैं, उनका बिल्कुल नहीं, मगर शहबाज साहब ये बात तो दुरुस्त है सारी, उन पे केस बना। गिल साहब जरा शामी साहब का सवाल भी साथ लेना। जी, मेरा सवाल का जवाब भी आपका रहता है। ये अपनी जगह है, लेकिन क्या खान साहब, इमरान खान साहब गैर जानबदार हैं? यानी किसी किस्म की मदाखलत ना उन्होंने की है ना करेंगे? देखिए शामी साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो कोई, मेरा ख्याल शायद कोई बच्चा भी पाकिस्तान में ऐसा ना हो या ना जानता हो कि वो रूल ऑफ लॉ और इंसाफ के लिए खड़े होते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास इस टाइम दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन हो सकता है कि वो आम लोगों के लिए एक कानून बनाएं और अपने दोस्तों के लिए दूसरा कानून बनाएं। ये तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे नहीं कभी, जो भी उनको जानता है। मैं जैसे अभी आपकी खिदमत पे अर्ज कर रहा था कि सब्तैन अली खान का मुझे जाती तौर पे पता था कि उनका कसूर नहीं है, और मेरा ख्याल आपको भी पता होगा कि वो एक अच्छे नफीस आदमी, और उनका कोई लेना देना नहीं था उस सारे केस के बाद। वो तो उस टाइम वजीर भी नहीं थे जब वो हुआ था, लेकिन उन पे एक नैब का केस बना, उन्होंने उसे भुगता। ना तो वो अपने साथ हमारी पार्टी के सियासी लोगों को लेके गए, ना ही अलीम खान इसी तरीके से लोगों को लेके गए, क्योंकि हम इसी जुबान से मरियम सफदर पे ये तनकीद करते हैं कि जब वो उनको नैब बुलाती है तो अपने साथ सियासी लोगों को लेके जाती हैं, ताकि वो कल जो लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ गए, बशमूल राजा रियाज, MNAs और MPs 8 से 13 तादाद है, वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं? अगर हुए हैं तो पार्टी की पॉलिसी क्या है उनके बारे में? अब
देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। वो सारे हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं और बड़े सीनियर लोग हैं और उनको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है सही क्या और गलत क्या है। लेकिन सिर्फ उन दोस्तों से एक सवाल आपका या मेरा पूछना बनता है कि आप जब कोई भी सवाल करते हैं या कोई भी डिमांड करते हैं तो उसके पीछे आपका एक मंतक होती है। अब उस मंतक को हमें समझना पड़ेगा कि अगर जहांगीर तरीन साहब पे या अलीम खान के ऊपर या राना सनाउल्लाह पे या मरियम सफदर पे या किसी बंदे पे अगर केस बनता है तो क्या पाकिस्तान में 2 कानून बनाए जाएंगे? क्या एक कानून जो है वो डिफरेंट लोगों के लिए होगा और दूसरे? अब अगर जहांगीर तरीन साहब के ऊपर केस बने, वो केस दुरुस्त हैं या गलत हैं, वो केसेस तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। मैं और आप इस पोजीशन में नहीं कि हम जहांगीर खान तरीन साहब को गिल्टी करार दे दें, बिल्कुल भी, हरगिज भी नहीं। अब जिस तरीके से सत्तैन खान ने, अलीम खान साहब ने, हमारी पार्टी में जिस तरीके से इमरान खान साहब ने, सबसे बढ़ के हमारे लीडर ने केसेस का सामना किया, अपने तमाम सबूत सामने पेश किए और सुर्खरू होकर निकले, उसी तरीके से अब हम उम्मीद करते हैं कि जहांगीर तरीन खान साहब भी उसी तरीके से अदालत में जाएंगे और अपने आप में सुर्खरू होकर निकलेंगे अगर उन्होंने तो कुछ ये जो बार बार कहा जा रहा है कि साजिशी अनासिर हैं वज़ीर आज़म के करीब जो उन्हें गुमराह कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के मामले पे, राजा रियाज साहब ने, उन्होंने खुद भी बताया कैसे पंजाब हुकूमत बनी, कैसे वफाकी हुकूमत बनी, कैसे एतमाद का वोट हासिल करने में तरीन साहब का किरदार था, हम सब भी जानते हैं। वो बातें भी गिनवाई और साथ कहा कि सबके बावजूद गुमराह किया जा रहा है। तो क्या वाकई पीएम गुमराह हुए हैं? ये सब कुछ उन्होंने सुना है? कल अगर सुना है तो उनका रद्द-ए-अमल क्या था जहांगीर तरीन साहब के बारे में? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ गिल साहब। देखिए, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल अवेयर होते हैं। मीडिया पे जो भी डेवलपमेंट होती है, हर उस डेवलपमेंट पे जो मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं उन पे वो अवेयर होते हैं। डेफिनेटली वो मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुल्क की इंतजामी सूरत हाल, मुल्क की हर सूरत हाल के बारे में अवेयर हैं। जहां तक रही बात कि हुकूमतें कैसे बनी, तो उसमें मैं बड़ा वाज़ेह कर दूं कि हुकूमत डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे दोस्तों की कुर्बानियां उसमें शामिल हैं। उसमें अगर आप देखें तो परवेज खटक साहब का रोल है, जहांगीर खान तरीन साहब का रोल है, शाह महमूद कुरैशी साहब का रोल है। उसमें अगर आप देखेंगे तो उसके साथ साथ असद उमर साहब का रोल है। उसमें अगर आप देखेंगे तो शफकत महमूद साहब हैं, शेरी मजारी साहब हैं। साहब आपका भी कोई रोल है कि नहीं? जी, रोल है ना। मैं उनसे छोटा हूँ, मैं उनसे छोटा हूँ जी, मैं इसलिए बड़े लोगों का नाम ले रहा हूँ। तो इन सबका रोल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तमाम लोग भूल जाएं कि ये 25 साल पहले इमरान खान फर्दे वाहद थे जिन्होंने ये जुस्तजू शुरू की थी। शामी साहब की तब जवानी जोबन पे थी, उनको तमाम चीजें याद हैं कि किस तरीके से तनहा उन्होंने सड़कों, गलियों, बाजारों, खलियानों में ये जुस्तजू की और मुट्ठी भर दोस्तों के साथ की, और उसके बाद पार्टी यहां तक पहुंची कि पार्टी हुकूमत में आई। ये बात ठीक है, ये से किसी ये बात ठीक है। आप ये फरमाएं इमरान खान साहब की और फिर पूरी आप ये फरमाएं कि जो राना साहब कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत उनकी इस जेब में और वफाकी हुकूमत दूसरी जेब में ताकत का मुजाहरा उन्होंने कल कर दिखाया। तजिया निगार भी ये मान रहे थे कि अपने साथ MPs MNAs ले जाने की एक मंतक ये भी हो सकती है टू शो कि जी मेरे साथ लोग हैं। तो इससे तो परेशानी हुई होगी कि कल कलां को अगर कोई सूरत हाल ऐसी पेश आती है तो उनका धड़ा कुछ आपको तशवीश या टेंशन तो दे सकता है ना। क्या उनकी गिनती कराई गई है, उनका जानकारी ली गई है, कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? परेशानी का बायस होंगे क्या PTI के लिए ये लोग? नहीं, आप इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका सवाल था वो आप मिस कर गए। वो ये कि पंजाब हुकूमत बाईं जेब में है और फेडरल हुकूमत दाईं जेब में है और मुस्लिम लीग नून जहांगीर तरीन साहब की जुराब में है। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि नहीं, आपकी राय है ना, मैंने तो सवाल करना था। राणा साहब बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं जैसे ही तरीन साहब ने हमसे राब्ता किया, आजकल ये राब्तों के बहुत इंतजार में, आपको सच बताऊं, बिजनेसमैनों को भेज के भी राब्ते के इंतजार में रहते हैं। उसके बाद बैरून मुल्क भी कुछ लोगों के राब्ते के इंतजार में रहते हैं। बिजनेसमैनों को भेज के जो राब्ते करते हैं उसका मकसद क्या होता है? गिल साहब जरा खुल के बात करें ना जरा। जो बिजनेसमैनों के जरिए राब्ते किए जा रहे हैं, किसी तरीके से उड़न छू कर जाए हम। जैसे पहले नवाज शरीफ साहब मुल्क से तशरीफ ले गए तो अब मोहतरमा भी जाना चाहती हैं, और फिर जब वो राब्तों में नाकामी होती है तो कहती हैं ट्रे में रख के भी कोई पासपोर्ट दे, तो मैंने आप बड़ी जिम्मेदार पोजीशन पे हैं गिल साहब, वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी हैं सियासी उमूर के ऊपर। आप ये टीवी स्क्रीन पर ये फरमा रहे हैं कि नून लीग की जानिब से सियासी लोगों को भेज के राब्ते किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के साथ ताकि किसी तरीके से मरियम साहिबा बाहर जा सकें। क्या मैं दुरुस्त तशरीह कर रहा हूँ आपकी गुफ्तगू की? ये आप मेरे पे तो इसका वजन ऐसे डाल रहे हैं जैसे मैंने जिंदगी में पहली दफा H2O का फार्मूला बताया। ये तो जुबैर साहब की दास्तान है
ये तो जुबैर साहब की दास्तान है, लक्ष्मी चौक से लेके हर जगह पर जुबानें ज़दे आम हैं। वो तो पुरानी बात होगी थी, मैंने तो आपको इसलिए छेड़ा है कि शायद कोई नई बात है। वो जुबैर साहब वाली बात तो है। मैं ये समझाऊं कि अनइंटरप्टेड कोशिश। गिल साहब सुनिए, मैं ये समझाऊं कि जुबैर साहब वाला वाकया अपनी जगह है, हमने भी उस पर प्रोग्राम किए थे। मैं ये समझाऊं कि आप बिल्कुल कुछ ताजा मालूमात दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जामी साहब, एक नहीं बहुत दफा। और ताजा भी कोई ऐसी कार्रवाई है? बिल्कुल होती रहती। जी, ताजा कार्रवाई वो कह रहे होती रहती। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहां पर बड़ी क्लियरली कि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा ये है कि मुल्क में कानून की जो इमरान खान साहब का स्टांस है कि एक जैसी उसकी जो है वो अमलदारी हो। अब चीनी महंगी हुई, उसके ऊपर एक कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, कमीशन ने 17 मिलों के खिलाफ 17, एक मिल नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 17 मिलों के खिलाफ FIR और कार्रवाई हुई। उनमें से जहांगीर तरीन साहब की भी मिल्स हैं। अब जो हमारे दोस्त साथ गए वो या मीडिया के दोस्त या दूसरे दोस्त जो सवाल करते हैं, उनसे हमारा काउंटर सवाल है कि क्या आप चाहते हैं कि जैसे माजी की हुकूमतों में नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एक कानून, यानी आप ये बात माने ना कि आपको बुरा लगा है, ये तो माने आपको बुरा लगा है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ MNA MPs गए हैं। नहीं, जो मैं जिस मुद्दे पे, जामी साहब आप पढ़े लिखे हैं, आपको तो जो इसमें असल मुद्दे की बात है, जो अवाम के बेनिफिट की बात है, वो आप बयान कर चुके। मैं तो पूछ रहा हूं, बुरा लगा है? नहीं लगा, नहीं, मैं जिस चीज पे फोकस कर रहा हूं वो ये कि रूल ऑफ लॉ या तो सब पे इंप्लीमेंट होगा या किसी पे नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मतलब आप उसमें गैर जानबदार हैं। जी गिल साहब, तो ये कहना चाहिए ना। और शामी साहब की वसातत से मैं एक और बात डिस्कस करना चाहता हूं जो कल हुई परसों। कीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात कही जिसको हमारे यहाँ के मीडिया ने गलत तरीके से उछाला और फिर वेस्ट ने उसे अपने मतलब देने की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि 1% बदकिस्मती से जो रेप के और बच्चों से ज्यादती के केसेस हैं वो रिपोर्ट होते हैं। बाकी जो केसेस हैं वो लोग डर की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से, सोशल शेमिंग की वजह से, दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से रिपोर्ट नहीं करते। अब उस 1% से तो लॉ इन्फोर्समेंट को बेहतर करके हम निपट सकते हैं। जो बाकी 99% केसेस रह जाते हैं उनके लिए पूरे माशरे को लड़ना पड़ेगा। और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने पर्दे का और फहाशी को, टेम्पटेशन और फहाशी को जो है वो खत्म करने का, उसका इलाज करने का उन्होंने एक बात कही। अब पर्दा शामी साहब मेरे से बेहतर एक्सप्लेन करेंगे कि इस्लाम में पर्दा मर्द के लिए भी है और औरत के लिए भी है। फहाशी मर्द भी कर सकता है और औरत भी कर सकती है। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहां कहा कि औरत कम कपड़े पहनती है तो उसका रेप होता है या वो रेप की खुद जिम्मेदार है? ये तो मुझे कहने दीजिए, ये तो फिर फेलियर आपका है, तर्जुमानों का है, उनके वजीरों का है, मुशीरों का है, जो उनकी बयान की सही तशरीह बर वक्त ना कर सके, जिसकी वजह से वो बयान इंटरनेशनल मीडिया के हत्थे चढ़ा। आपने भी ट्विटर पर देखा होगा, अखबारात भरे पड़े हैं उनके बयान पर तबसरों और शह सुर्खियों से। तो ये तो आपकी कम्युनिकेशन टीम का फेलियर है सर, लेट मी से इट। जी जामी साहब, वो आपका तो हमारे लिए प्यार अक्सर हमें पता चलता रहता है, तर्जुमानों के लिए और सारी टीम के लिए, लेकिन आपके प्यार को एक साइड पे रख के आपको ये समझना पड़ेगा कि अक्सर औकात बदकिस्मती से पाकिस्तान की स्टेट का और पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हमारे जो डिफरेंट मुल्क हैं वो हमारे बड़े वाज़े मौक़िफ़ को भी अक्सर ट्विस्ट करके देते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात चलती आ रही है। इसलिए एक असूली बात है जी, असूली बात यह है कि पाकिस्तान में फहाशी का खात्मा होना चाहिए। ये इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ड्रामों में, पाकिस्तान के प्रोग्रामों में, पाकिस्तान की इश्तहारों में ये इनका एक अखलाकी मयार होना चाहिए। और पाकिस्तानी ख्वातीन को अपने पर्दे की हदूद जो है उनका तयन करना चाहिए, मर्दों को अपनी हदूद का तयन करना चाहिए। इसमें दो राय नहीं हो सकती। हम इसमें बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो जज्बा है उनका, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उस बहस में नहीं मैं जाता। हम उस जज्बे के साथ हैं और हर पाकिस्तानी उस जज्बे के साथ होगा। पाकिस्तान में अखलाक की, इक़दार की और अखलाकी मयार की ज़रूरत है। इस पर हम पीछे नहीं हट सकते चंद लोगों के यानी चीखों पुकार से। इसमें बिल्कुल हम खातर जमा रखें। दूसरी बात शामी साहब, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की वो ना मर्दों की बात की ना औरतों की, उन्होंने एक माशरे की बात की। बिल्कुल ठीक बात है, औरतें भी हैं और बहुत खंचाताना गया उसको, बड़ा वाज़ेह है, औरतों के लिए भी है।
फाशी मर्द वो भी उस करते फिक्रे का हैं, औरतें भी कर सकती हैं। नहीं, तो मैं इसमें जो कोई जेंडर बेस नहीं था, ये तमाम लोगों के लिए और अपने औरतों और बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। गिल साहब, शामी साहब जरा बात कंक्लूड कर लें। गिल साहब, शामी साहब जरा बात कंक्लूड कर लें जरा। ये मामला ऐसे होते हैं गिल साहब, थोड़ी एहतियात का तकाजा करते हैं, अल्फाज का चुनाव जरा मोहतात होना चाहिए, लेकिन जो जज्बा है प्राइम मिनिस्टर का वो काबिल कदर है। हम अखलाकी इक़दार जो हैं उनको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, उनकी पासदारी करनी चाहिए, इस बारे में दो राय नहीं हो सकती। नहीं, आपकी बयान बिल्कुल बहुत मोहतरम। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट थी उसमें कहीं पे कोई अल्फाज जो थे वो इधर के उधर नहीं थे, बिल्कुल नबे तुले अल्फाज थे। प्राइम मिनिस्टर जो कहना चाहते थे उन्होंने बहुत ही क्लियर अपना माइंड दिया। जो उनकी, आप देखिए, ज़ैनब अलर्ट बिल हो 2019 का या औरतों का विरासत के अंदर हकूक हो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी पार्टी हमेशा जो पिसे हुए तबके हैं, जो मार्जिनलाइज तबके हैं, जो वल्नरेबल तबके हैं, उनके साथ खड़े होते हैं और उनकी जंग लड़ते हैं। तो मैं ये बड़ा वाजे कर दूं कि उनके अल्फाज बिल्कुल क्लियर थे, उनको मिस इंटरप्रेट किया गया, मिस रिप्रेजेंट किया गया एजेंडे के तहत। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं चाहते। ठीक, गिल साहब मेरा वक्त खत्म हो रहा है। यहाँ पे मुख्तसर जाते जाते ये फरमाएं, जो मौजू जहांगीर तरीन साहब से शुरू हुआ था, आइंदा भी उनकी पेशी के दौरान अगर MPs MNAs PTI के उनके हमरा होते हैं तो पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी, ना उनकी गिनती करेगी, ना कोई नाराज़गी का इजहार करेगी, ना इजहार वजू का नोटिस जारी करेगी। यू आर ओके विद इट? देखिए, ये फैसला तो पार्टी करेगी और पार्टी की लीडरशिप जब फैसला करेगी तो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ये बात आपको बड़ी वाज़ेह बता दिया कि ये हमारी पार्टी की स्ट्रेटजी और हिकमत अमली नहीं है, ये हमारी पार्टी का तरीका नहीं है। हम जब अदालतों में जाते हैं तो हम अदालतों को कंडीसिव एनवायरनमेंट में रहने देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहबाज गिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब हमसे मुखातिब थे। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है डस्का में, आज रात 12 बजे उसकी इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। 2 दिन बाद ये इलेक्शन हो रहा है, क्या सूरत हाल है, पब्लिक पल्स क्या कहती है, हबीब अकरम साहब से जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात करते जहांगीर तरीन साहब की। शहबाज गिल साहब अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर का विजन बयान कर रहे थे, और साथ PTI कैसे देखती है उन लोगों को जो जहांगीर तरीन साहब के हमरा गए कल। शामी साहब, एक कुछ मैंने भी सुनगुन ली है, फरीद मलिक साहब ने कहा है कि जनाब ये बिल्कुल मेरिट पे मामला होगा। पहले इख्तलाफात नजरियाती होते थे, अब ये इख्तलाफात और मामलात पर हो जाए, अच्छी बात। अच्छा, अब सलीम मंसूर खालिद साहब जो हैं उन्होंने बड़ी दाद दी है कि जो आपने इमरान खान साहब के स्टेटमेंट पर जो गुफ्तगू की है उनको बहुत पसंद आई है, और अम्मार यासर साहब को भी। सलीम मंसूर खालिद तो मुदीर है ना आपको तर्जमानुल कुरान के ऐसे। अच्छा सर, अब गुजारिश ये थी कि जैसे पंजाब हुकूमत बनी, उसमें जो किरदार जहांगीर तरीन साहब का था, जहाज़ का जो किरदार था, लोगों को लेके आए, PTI में शामिल करवाया, वैसे जो उनकी कल पेशी थी उस पर जो लोग आए थे वो ऑटोमेटिकली नहीं आ गए थे, या जहांगीर तरीन साहब की खुद एफर्ट से नहीं आए थे। उनके साथ भी वही हुआ जो वो गवर्नमेंट के साथ PTI की तश्कील में कर रहे थे। यानी एक मुल्तान से एक MP हैं नौजवान जिन्होंने कुरैशी साहब को अपसेट शिकस्त दी थी सूबाई असम्बली की सीट पर, वो जो नमकीन सलमान नईम साहब, नमकीन। मेरी इत्तला ये है, वो निमको के वो है ना? जी, मेरी इत्तला है, जो कि मैंने उनके करीबी हलकों से बात करने के बाद मालूम किया, ये कल उन्होंने 3 से ज़ायद MNAs और कुछ MPs को अरेंज किया। जहांगीर तरीन साहब के जो खैर खा थे, लाहौर में उनका क़याम तवाम का बंदोबस्त किया गुलबर्ग के इलाके में, और फिर यकीनी बनाया कि वो जहांगीर तरीन साहब के साथ कल पेशी में जाएं क्योंकि वो खैर खा थे उनके। उसके बाद यही सलमान नईम साहब गवर्नर पंजाब से भी मिले, गो के किताब किसी दोस्त की पेश करनी थी, लेकिन गवर्नर साहब ने फिर कहा कि यार मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुझे ज़रा इससे दूर रखें। किताब से नहीं, ये जो या अहले किताब से पेशी में जो लोग आए हैं उनके साथ। सलमान है ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आज़ाद शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ लड़े, बिल्कुल लड़े, उनको शिकस्त दी सूबाई असम्बली के इंतखाब में, अपसेट शिकस्त, और उनके जो वजीर आला बनने की ख्वाहिश थी उस पर पानी फेरा जी। और फिर आप देखिए जो असद उमर हैं, जब वो तब्दील हुए उनकी जगह हफीज शेख आए, उसमें भी हमने हाथ लोगों ने तलाश किया अपना हमारे तरीन साहब का जी। तो पार्टी के अंदर भी उनकी मुखालफत जो है वो मौजूद है बड़े बड़ों में, और शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके अपने धड़े भी हैं, उनके अपने खैर खा भी हैं, जैसे कि सलमान नईम साहब का जिक्र किया, जिन्होंने उनकी खैर खाही में, उनके हुब में ये सब वो जब शाह महमूद कुरैशी साहब
वो किसी ने कहा जी आपने तनकीद किया, तो उन्होंने कहा मैं क्या तनकीद करूं, जो डिस्क्वालीफाई हो गए। जी जी जी, हाँ, उनके बारे में मैं क्या बात करूं। हाँ बिल्कुल। तो बहरहाल ये धड़ेबंदियां तो होती रहती हैं, लेकिन हदूद में रहें तो अच्छी बात है। हदूद से निकले नहीं, तो उन्होंने हदूद में रह के खैर खाई की है ना। जहांगीर तरीन साहब की दस्ते शफकत था उन पर, एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए, ताकत बने। अच्छा सर, दस का लिए चलता हूँ मैं आपको सीधा। हबीब अकरम साहब मुंतज़िर हैं बात करने के लिए। परसों हो रहा है जी ये इलेक्शन, आज रात 12 बजे कैंपेन खत्म हो रही है जी, और ज़ाब्ते अखलाक भी जारी कर दिया गया। ज़रूरी है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास स्मार्टफोन हो और उनकी लोकेशन हमा वक्त ऑन रहे, ताकि लास्ट टाइम की तरह उनकी लोकेशन गायब ना हो जाए। हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हबीब साहब कैसा जा रहा है, कैंपेन कैसी जा रही है? कुछ खामोशी सी लग रही है मुझे, उस तरह पहले जैसा हंगामा शोर शराबा कुछ नजर नहीं आ रहा या सुनाई नहीं दे रहा। शामी साहब बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन ये ठीक है कि आपको लाहौर में बैठ के सुनाई नहीं दे रहा। तो इस वक्त मैं डस्का के मेन बाजार में खड़ा हूँ, यहाँ पर भी उस तरह दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा। तो मजबूरी तौर पर जो डस्का का इलेक्शन है वो खास तौर पर एक दफा कलअदम करार पाने के बाद अब जो बाद का टाइम है उसमें दोनों पार्टियों ने बहुत ही एहतियात की है। वो एग्रेशन, वो जारहाना जो अंदाज था जो पिछले वाले जिमनी इलेक्शन में नजर आ रहा था, इस इलेक्शन में नजर नहीं आ रहा। गालिबन दोनों पार्टियों को ये खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बेजाब्तगी हो जाए या किसी और वजह से आगे चल के इलेक्शन दोबारा कलअदम हो जाए। और दोनों पार्टियां यहाँ पर इस उम्मीद में ये इलेक्शन लड़ रही हैं। पीटीआई तो पहले से ये पीटीआई का भी दावा था कि वो इलेक्शन क्लोज कर लेगी और जीत लेगी। इसी तरह पीएमएलएन का भी ये दावा था, लेकिन उस दावे की जो पहले सबूत था उसमें तो जाहिर है दोनों पार्टियां पूरी नहीं उतर सकी। लेकिन अब जो सूरत हाल है इसमें शामी साहब कुछ ग्राउंड पे भी ऐसी तब्दीलियां आई हैं जो रिजल्ट्स में थोड़ा अपसेट भी पैदा कर सकती है। ठीक, अपसेट पैदा कर सकते तो आप जी यानी अपसेट से मुराद क्या ली जाए सर? अपसेट से मुराद तो यही होगी। अपसेट से मुराद ये देखिए, अपसेट से मुराद ये होगी कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाए। और यहाँ पर जो मैंने लोगों से बात की है, मैं यहाँ के बाजारों में और तमाम हल्के के, और मैं आपको एक फंडामेंटली इस हल्के के बारे में बता दूं कि इसकी दो इसके अंदर सूबाई असम्बली के हल्के हैं, एक 41 और 42, यानी एक शहर का हल्का है और एक देहात का हल्का है। जो देहात का हल्का है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफी जोर हमें नजर आता है, और जो शहर का सूबाई असम्बली का हल्का है इस एनए के नीचे, तो वहां पर हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मजबूत नजर आती है। और वोटों का भी अगर आप तवाजुन देखें तो आपको दोनों तरफ एक सा नजर आता है। तो ये मुकाबला, और फिर शामी साहब आपको याद होगा 2018 में ये यहाँ पे 3 pronged इलेक्शन था, यानी पीटीआई भी थी और पीटीआई के मुकाबले एक आजाद उम्मीदवार थे जिन्होंने काफी वोट लिए थे। इस वजह, और उन दोनों यानी पीटीआई और पीटीआई के साथ वो जो मुखालिफ उम्मीदवार थे जो पीटीआई की झगड़े की वजह से अलग जी वो आजाद हैसियत में खड़े हुए थे पीर साहब की अशरबाद से, एक और गद्दी की अशरबाद से, उन्होंने 50-55 हजार वोट लिया था, वो आप पीटीआई के पलड़े में आज पहुंचे। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तो अब जो है वो मामला फिर दूसरा एक और हुआ है कि जो बल्दियाती इदारे बहाल हुए हैं, जो डस्का की म्यूनिसिपैलिटी है, यहाँ का जो बल्दियाती इदारा है ये दरअसल किसी भी जमात का नहीं है, यानी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नहीं है। तो यहाँ के जो आजाद लोग थे, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन थे, काउंसलर थे, या यहाँ के जो म्यूनिसिपैलिटी के सरबराहान थे, वो सब लोग भी इस वक्त पीटीआई के पलड़े में अपना वजन डालते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं दूसरी जगह तो ये बहाल नहीं हुए ये अदारे, यहाँ तो लाहौर में तो टाउन हॉल जो है उसके दरवाजे खटखटा रहे हैं, ताले तोड़ रहे हैं, तो वहाँ डस्के में बहाल हो गए क्या अदारे? नहीं शामी साहब नहीं, बहाल यहाँ पे भी उस तरह नहीं हुए, लेकिन उस फैसले से, अदालत के फैसले से उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई। ठीक, और वो जो थे वो पॉलिटिकली ज्यादा इफेक्टिव हो गए। अब देखते हैं, लास्ट में मैं आपको बताऊं ये इलेक्शन बहुत ही क्लोज जाके डिसाइड होगा। तो आप उनकी प्रोडिक्शन ये है कि बहुत नेक टू नेक और बहुत ही कम मार्जिन का फर्क होगा, क्योंकि जो बहुत शुक्रिया साहब फैजुल हसन के फर्जंदे अर्जमंद थे, उनकी वो बड़े मजबूत और अली असद मल्ली साहब थे, यहाँ कई बार मुंतखब हुए। उनकी साहिबजादी जो है, क्या नाम है उनका, नौशीन इफ्तिखार, बड़ी साहबजादी उनकी, वो भी बड़ी धड़ल्लेदार खातून, वो भी कैंपेन, अली असद मल्ली भी कम नहीं है, गुफ्तगू करती, अली असद मल्ली भी कम नहीं, वो भी जगह जगह जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। जो भी हो, सुकून से लोगों को मौका मिले और जिसको चाहे अपना वोट दे। ठीक, एचईसी का सर मगर एक बात सुने, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि ये बल्दियाती इदारे बहाल हो गए, तो बल्दियाती इदारे बंद के बंद है।
वो पंजाब सरकार ने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जो मुझे याददाश्तों से गुजरी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जायजा लेंगे। क्या जायजा कौन लेगा? जायजा कहाँ लिया गया, कैसे लिया मुझे गया? मुझे तो हैरत हो रही है। बिशारा साहब दिखाई नहीं, ये तमाशा दिखाई मुझे क्या है। सुप्रीम कोर्ट तो फौरन यानी वजीर आजम जो है वो जो अगर माजूल हो जाए और सुप्रीम कोर्ट उसके हक में फैसला करे, फौरी तौर पर वो ओहदा संभाल लेता है। और ये बेचारे बल्दियाती इदारे के लोग तो सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस ले, तो ये तो सूबाई हुकूमतों की गफलत है। सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदारी है ना, सुप्रीम कोर्ट अपना तहक्कुम कायम करे। ठीक है, ये क्या बात हुआ, फैसला हवा में उड़ जाए। ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, वो HEC और अभी तो वो देखे नेशनल बैंक के पेंशनर्स वो रोते फिर रहे हैं, रेलवे के पेंशनर रोते फिर रहे हैं। आजम सवाती साहब ने कहा कि आप जिम्मेदार हैं तबाही के। फैसला हो चुका उनके हक में जी, उस पर अमल नहीं हो रहा। कहते जी बैंक ने वो नजरसानी की दरखास्त दी, ये तो बैंकर भाई नजरसानी की दरखास्त दी हुई है तो स्टे तो नहीं होता। सही कह रहे हैं, वो भी जाओ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करो। एक ब्रेक आ गई प्रोग्राम में, नाज़रीन मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आज के प्रोग्राम में इतने, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।